आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से हम सॉल्व करेंगे। चलिए प्रश्नावली 4.1 के देख सकते हैं क्वेश्चनों को, आगे बढ़िए और अपने बुक को अपने सामने रखिएगा, ठीक है। और ये आपको बुक इसलिए दिखा देते हैं ताकि आप सबको पता भी चल जाए एनसीईआरटी का बुक है क्या आपका प्रश्नावली 4.1। पहला क्वेश्चन क्या है और पहले क्वेश्चन को पढ़िए, बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िए क्वेश्चन को। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यानी पहले से लेकर 8वें क्वेश्चन तक सबको जांच करना है कि क्या यह जो है द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे आप सब, तो ये हम आपको पहले भी बता दिए, द्विघात बहुपद में बताए थे पर द्विघात समीकरण में नहीं बताए थे। तो जिस भी समीकरण में सबसे उच्चतम घात यानी सबसे बड़ी घात जो होता है वही द्विघात बहुपद है, यही पहचानने का तरीका होता है, ठीक है। चलिए रस कार्य पर हम आपको समझाते हैं द्विघात बहुपद का द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक जो रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, ठीक है। यही होता है द्विघात क्या होता है द्विघात समीकरण। और इक्वल टू जो ये 0 लगाए, अगर इक्वल टू 0 नहीं लगाए होते तो आपका द्विघात बहुपद होता, क्योंकि बहुपद जब हम पढ़ाए हुए थे सब लोगों को, तो उस समय बताए थे इक्वल टू 0 नहीं लगाए थे, उस समय द्विघात बहुपद कर रहे थे। और जैसे ही इक्वल टू हम 0 लगा देते हैं क्या हो जाता है द्विघात समीकरण हो गया। इसमें सबसे बड़ी घात जो होता है क्या होता है 2 होता है। और इसमें कंडीशन क्या होता है, इसमें क्या होता है जो ये आपका a है ना, और a के बराबर क्या होता है a के नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी a के बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। जब a के बराबर 0 होगा तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। और b के बराबर 0 हो सकता है और c के बराबर भी 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपका a है, इसके बराबर अगर हम 0 रखते हैं, मान लीजिए x है, x² रहेगा, इसके बराबर इसकी जगह पे हम क्या रखते हैं, अगर 0 रख देते हैं तो 0 रखें तो x² और प्लस b के जगह हम 5 रख देते हैं 5x, और प्लस c की जगह हम क्या रख देते हैं 7 रख देते हैं इक्वल टू 0। तो ये क्या द्विघात समीकरण है? नहीं है। कैसे? जब इसका 0 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या है आपका द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे उच्चतम घात यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है। सबसे उच्चतम घात क्या है? 1 है, इसलिए आपका ये रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर b के बराबर में 0 होता तो, ठीक है, अगर मान लीजिए a के बराबर में 0 था तो आपका द्विघात बहुपद तो नहीं मिला, सही बात है, समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए b के बराबर 0 हो तो ये मान लीजिए a की जगह मान लीजिए 5 हम रख लिए, 5x² हो गया, और प्लस b की जगह हमने क्या रख लिया 0, और ये क्या x तो x, और c की जगह हम क्या रख लेते हैं 7, तो 7 इक्वल टू 0। अब देखिए 5x² हो जाएगा, समझिएगा, ठीक है। और ये जो है 0 का गुणा होगा तो 0 से खत्म हो जाएगा, 0 से x में गुणा होगा तो खत्म ही तो हो जाएगा ना, इसके b के जगह हम 0 रखे हैं तो, और प्लस 7 बचा 7 इक्वल टू 0। ये क्या आपका c अचर पद है, ये अचर पद है, और 5x² प्लस 7 ये आपका द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्या है आपका? ये द्विघात समीकरण है। पहचानने का तरीका यही होता है। और जैसे मान लीजिए इसकी जगह कुछ रख देते हैं, कुछ भी, जैसे 5x², और इसके जगह हम रख देते हैं 3x, ठीक है। इस b के जगह 3 रख लिए और c की जगह 7 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, ये भी आपका द्विघात समीकरण हो गया। समझ गए होंगे द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे। और पहले क्वेश्चन को देख सकते हैं, प्रश्नावली 4.1 के पहले क्वेश्चन को देख सकते हैं। और चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेहतर तरीके से, और एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे हमें सपोर्ट मिलता है कि आप सब सपोर्ट कर रहे हैं और आप सब के लिए और बेहतरीन तैयारी होगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए। पढ़िए क्या है क्वेश्चन आपका, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी इसको जांच करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। चलिए जांच करते हैं, और आपको क्या है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप तो हम बता दिए, इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, क्या आपका x+1 का होल स्क्वायर है, क्या है आपका x+1 का होल स्क्वायर। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बेहतर से, कौन सा फॉर्मूला, यानी a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a² प्लस में b² प्लस में 2ab होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में इसको तोड़ दीजिए, इस फॉर्म में है कि नहीं है, ए वाला जो है इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में तोड़ दीजिए। तो पहले किसका, ये ए का स्क्वायर हुआ, यानी यहाँ पर x है, तो हम क्या करेंगे, x से यहाँ से सबसे पहले हल लिखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, x², उसके बाद b है तो b का स्क्वायर यानी +1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है आपका 2ab प्लस में 2ab प्लस 2ab यानी 2x गुणे 1 यानी 2 गुणे x गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 2 का गुणा इधर करिए 2x हो गया, फिर 2 का गुणा इधर करेंगे 2 3 6 माइनस चिन्ह है तो माइनस, ठीक है। अब चलिए अब क्या करते हैं, ये आपका x² हो जाएगा और ये आपका +1 हो जाएगा प्लस 2 का गुणा x में 2x और 2x का गुणा 1 में 2x ही मिलेगा, तो आपका 2x। अब 2x बराबर के उधर है जो है 2x इधर लाइए, बराबर के इधर लाएंगे, इधर है प्लस में, इधर आया माइनस में 2x। 6 जो है उधर माइनस में, बराबर के इधर आया तो प्लस में 6 हो जाएगा, 6 इक्वल टू उधर बचेगा आप 0। सब कुछ तो इधर ही चला आया ना, उधर क्या बचा है, 0 ही तो बचेगा ना। अब देखिए अब क्या करते हैं, x² आपका x² ही रहेगा और +1 और यहाँ पर देखिए 2x और -x, 2x प्लस में 2x माइनस में कट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। और 1 जो है प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में 6 तो 6, 1 और 6 कितना होता है 7, x² + 7 इक्वल टू 0 क्या है आपका, क्या है आपका, ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल ये जो है हमारा द्विघात समीकरण है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ यह द्विघात समीकरण है, इतना तो लिख सकते हैं ना, यही जांच करना था। तो देखिए इसमें इतना समझ गए, बट थोड़ा सा और समझ लीजिए पहले क्वेश्चन को जो है थोड़ा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट ना, हाँ द्विघात समीकरण है, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, समझ गए, इतना तो हो गया हमारा आंसर। बट इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये आपका x² + 7 है, इसमें सबसे उच्चतम घात तो 2 है ना, इतना समझ गए कि हाँ भाई ये तो द्विघात समीकरण है। अगर यही आपका मान लीजिए कोई पूछे इसमें से कि a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है, तो आप बता पाएंगे नहीं ना, बता पाएंगे। तो इसको समझ लीजिए, जैसे हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0, यही हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, सही है। अब देखिए x² का गुणांक यहाँ पर a है और x² का गुणांक यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 1 है, यानी a का मान क्या हो जाए, a इक्वल टू हमारा 1 है, यहाँ पर a का मान 1 है और b का मान यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे कि b का मान 7 है, ऐसा नहीं, जब भी b का मान मिलता है वह x के साथ मिलता है समीकरण में, बट इसमें तो x है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ x² है, x नहीं है और +7 है। और देखिए व्यापक रूप होता है क्या, ax² प्लस में bx प्लस c, यानी x वाला पद इसमें से गायब है, यानी b का मान आपका 0 है, 0 है, ठीक है, b का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ पर अगर आपको कहा जाए b का मान 0 है तो 0, और c का मान ये जो अचर पद, सिर्फ और सिर्फ अचर पद होता है, इसमें चर नहीं होता है, यानी c का मान इसमें 7 है, c इक्वल टू 7 है। यानी अगर आप समीकरण बनाना इसको चाहेंगे तो इस तरीके से भी तो बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर a का मान 1 है यानी x² है और b का मान कुछ नहीं है, 0 है, तो हम b का मान 0 रखेंगे प्लस 0x, ठीक है, और ये और क्या +7 इक्वल टू 0। अब तो लग रहा है ना ये वाला द्विघात समीकरण, लग रहा है 0x हो गया आपका। अब इसमें 0 का गुणा x में हुआ तो जी खत्म हो गया, मतलब कि 0 हो जाएगा, तो क्या उसको हम लिखेंगे, लिखिए मत लिखिए, इसलिए x² + 7 मिला है, समझ गए, ये आपका द्विघात समीकरण है, इतना तो समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है पहले के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर हम सब चलते हैं, ओके। पहले के दूसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं,
चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल टू, फिर क्वेश्चन में -2, फिर एक क्वेश्चन में दिया हुआ आपका 3 - x, और क्या करना है, जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए सॉल्व करके जांच करते हैं। इसको भी यहाँ पर सबसे पहले आप लिखिए हल, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, आप इसको एक्स स्क्वायर ही लिखिए, और ये माइनस में 2x है, माइनस में 2x इक्वल टू, अब इसका पहले आपस में गुणा करिए, -2 का गुणा -3 में करेंगे तो 2 तिया 6, और माइनस और प्लस माइनस रहेगा, माइनस प्लस माइनस, और 2 तिया 6 हो जाएगा। अब देखिए अब इस -2 का गुणा x में, माइनस और माइनस चिन्ह गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और 2 का x में 2x हो जाएगा। अब जो बराबर की उधर है इधर लाइए बराबर की, ठीक है। तो आपका क्या है, एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x, ओहो माइनस में कर दें क्या, एक्स स्क्वायर और ये माइनस में 2x, और बराबर की उधर 6 है, बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। और +2 उधर है, बराबर की उधर प्लस में 2x है, इधर बराबर की इधर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, और उधर इक्वल टू बचेगा 0। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और जो है आपका क्या है -2x जुट जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, यानी -4x हो जाएगा, और +6 इक्वल टू 0। ये क्या है आपका द्विघात समीकरण है। इसमें सबसे उच्चतम यानी सबसे बड़ी घात जो है चर संख्या पर यानी x पर कौन सा है, सबसे बड़ी घात 2 है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। यानी हम लिख देंगे यहाँ पर द्विघात समीकरण है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, पहले के तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, पहले के तीसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्या दिया हुआ है आपका, x - 2 एक क्वेश्चन में, फिर x+1 एक क्वेश्चन में इक्वल टू x-1, फिर x+3। तो क्या करना है, इसमें आपको बताना द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए पहले इसका आपस में गुणा करिए और इसका भी आपस में गुणा करिए, उसके बाद देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर हल लिखिए, ठीक है। अब देखिए x का गुणा अगर आप इस x में करेंगे, इस x का x में जब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x से x का गुणा होगा, फिर इस x का इस 1 में करेंगे तो x का 1 में गुणा करेंगे तो आपका प्लस और प्लस प्लस होगा, और x का गुणा 1 में तो x हो जाएगा, -2 का गुणा x में माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 का गुणा x में 2x। अब देखिए माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 में 2 हो जाएगा इक्वल टू। अब इधर इसी तरह गुणा, इसी x का गुणा x में करेंगे, x स्क्वायर हो गया, फिर x का गुणा +3 में तो प्लस में 3x हो जाएगा, ठीक। -1 का गुणा क्या करेंगे, x में करेंगे, तो -1 का गुणा x में करेंगे तो -x मिल जाएगा, और फिर -1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस में आपका 3 मिल जाएगा, -3, ठीक है। अब देखिए अब बराबर के जो उधर है इधर ला लीजिए। इधर क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, प्लस में x है, माइनस में 2x है, फिर -2 है। अब देखिए बराबर के उधर जो x है बराबर इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर है, जो x स्क्वायर है ना, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में 3 है तो माइनस में 3x, और माइनस में x है तो प्लस में x, और माइनस में 3 है तो प्लस में 3, ठीक, इक्वल टू। अब सब कुछ इधर आ गया तो इधर बचा आपका 0। अब देखिए अब मिलाइए, क्या x जो है इधर प्लस में, और x स्क्वायर जो है यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर माइनस x स्क्वायर है, यानी तो अगर x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो 0 ही तो बचेगा, यानी तो कट गया, ठीक है। और x आपका 2x हो जाएगा, 2x, और -2x और -3x जुड़ कर क्या हो जाएगा, माइनस में 5x, और कुछ नहीं ना था। अब देखिए 3 है और ये -2 है, अगर 3 में से 2 को घटाएंगे तो ये कहीं तो बचेगा, यानी +1, प्लस वाला बड़ा था, इक्वल टू 0। अब 2x और माइनस में 5x, ठीक है, 2x जो है प्लस में है, माइनस में, यानी 2x में से 5x घटेगा नहीं, यानी 5x में से हम 2x को घटा देते हैं, और चिन्ह बड़ा यही है तो चिन्ह इसी का लगा लेंगे। तो अब 5x में से 2x को घटाएंगे तो माइनस में 3x बचेगा, माइनस में 3x, और ये +1 इक्वल टू 0। वो अब माइनस को उधर भेज दीजिए, उधर नहीं कॉमन ले लीजिए, ठीक है।
कॉमन ले लेंगे तो माइनस को, तो क्या हो जाएगा माइनस ये आपका 3x हो जाएगा और ये माइनस में आपका 1 सेकेंड, ये कॉमन लिए जब ना, कॉमन लिए ये आपका 3x हो जाएगा और ये +1 था, माइनस में 1 था, इक्वल हो जाएगा इक्वल टू 0, माइनस को उधर भेज दीजिए 0 हो जाएगा वो भी, यानी 3x माइनस में 1 मिला इक्वल टू 0। क्या आपका ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि इसमें जो है x पर सबसे बड़ी घात 2 नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर x की जो सबसे बड़ी घात है यानी एक तो है आपका, कुछ नहीं मतलब एक, यानी ये रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण। हमसे पूछा था कि जो द्विघात समीकरण रहेगा उसी को जो है आपको क्या करना है, लिख देना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर हम लिख लेंगे द्विघात समीकरण नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर पहले के चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले के चौथे क्वेश्चन को देख सकते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है आपका, x माइनस 3 एक कोष्टक में और 2x प्लस आपस में गुणा कर लेंगे इक्वल टू, और इसका इसमें गुणा कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे हल। अब देखिए x का गुणा 2x में, जब आप x का गुणा जो है 2x में करेंगे तो आपका ये जो है ये आपका 2 तो रहेगा ही, और x का जब आप गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा। सही है, यानी x का 2x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर इस x का +1 में गुणा होगा तो x का 1 में गुणा होगा तो प्लस में x ही तो मिलेगा। फिर देखिए -3 का 2x में गुणा तो माइनस और प्लस माइनस हुआ और 3 का और 3 दूना 6x हो जाएगा। और देखिए -3 का गुणा +1 में, -3 का गुणा अगर हम +1 में करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस और 3 और 1 का गुणा होगा तो 3 1 का नम 3 इक्वल टू, अब इसका देखिए x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा +5 में करेंगे +5x हो जाएगा। सही है, अब देखिए ये आपका 2x स्क्वायर तो रहेगा और प्लस में x और माइनस में 6x। देखिए ये एक x में से तो 6x घटेगा नहीं, 6x में से यानी इसको हम घटा देंगे, तो अगर मान लीजिए 6x में से x को घटाएंगे तो 5x बचेगा, माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए माइनस में 5x। ठीक है, माइनस में 3 और जो है इक्वल टू, जो इधर है इधर ला लें, बिल्कुल ला सकते हैं। अब लाइए इधर, ये जो x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर, और जो प्लस में 5x है इधर आएगा तो माइनस में 5x इक्वल टू 0। सही है, अब क्या करना है आपका 2x स्क्वायर और यहाँ पर x स्क्वायर, अगर 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाएंगे तो एक ही 2x स्क्वायर बचेगा ना। यहाँ पर देखिए ये जो है 2x स्क्वायर है, ये आपका 2x स्क्वायर है और घटाना कितना है माइनस में x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाएंगे तो एक ही x स्क्वायर तो बचेगा ना। ये मान लीजिए आम है, ठीक है, और ये भी आम है, समझिएगा, तो 2 आम है और यहाँ पर 1 आम है, तो 2 आम में से 1 आम घटाएंगे तो आम तो एक बचेगा ही ना। सही है ना, उसी प्रकार तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, फिर माइनस में 5x, माइनस में 5x, माइनस माइनस आपका माइनस 10x हो जाएगा। सही, उसके बाद देखिए माइनस में 3 और कुछ तो है नहीं इसलिए माइनस में 3 कर लीजिए इक्वल टू 0। ये क्या है आपका, इसमें देख सकते हैं आप सबसे उच्चतम यानी बड़ी घात जो है आपका ये 2 ही है, x पर सबसे बड़ी घात 2 है हमारा, इसलिए जो है द्विघात बहुपद, इसको लिख भी सकते हैं चूंकि आप अपने हिसाब से लिखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं इसका जो समीकरण है आपका, चूंकि इसका अधिकतम घात 2 है, इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका रस कार्य था, इसको काट दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पर चलना है, पहले के 5वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम सब। पहले के 5वें क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है आपका 2x - 1 x - 3 और x + 1 x - 1, इनका आपस में गुणा कर लीजिए पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल
देखिए पहले 2x में 2x से इन दोनों में गुणा करेंगे, फिर 1 से इन दोनों में गुणा करेंगे, यही करना है। तो 2x का अगर x में गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और फिर 2x का -3 में करेंगे तो प्लस और माइनस हो गया, और 2 का गुणा में 2 3 6 और x 6x हो गया। अब हो गया गुणा। अब -1 का इन दोनों में गुणा करेंगे, -1 से x में आप गुणा करेंगे तो माइनस में आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। -1 से -3 में गुणा करेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, क्योंकि -3 प्लस हो जाता है, इक्वल टू। अब देखिए इसका गुणा, x का गुणा इस x में तो x² हो गया, ठीक। अब देखिए x का गुणा 1 में तो माइनस में x हो जाएगा। अब 5 का गुणा x में तो 5x तो ही होगा, प्लस में 5x होगा, और 5x का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 5 होगा। गुणा करके देख सकते हैं, ये तो आप सबको पता ही है। चलिए ये क्या है आपका 2x² इसमें है और कहीं नहीं है, तो 2x² और माइनस में 6x और माइनस में x दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, x वाला ये भी पद, x वाला ये भी पद, इसलिए जुट जाएगा। माइनस 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 चिन्ह, और 6x और 1x कितना हो गया, 7x, और ये क्या +3 तो 3 इक्वल टू। अब इधर देखिए ये क्या आपका x² है तो आपका x² रहेगा, ठीक। और ये -x और प्लस, ये x वाला पद है ना, ये माइनस में x और ये प्लस में 5x है, यानी 5x में से 1x घटा देते हैं, यानी बचेगा क्या, प्लस में 4x। ये प्लस वाला बड़ा था इसलिए प्लस वाला चिन्ह, फिर क्या आपका -5 तो -5, ठीक है। अब क्या करना, आप सबको इधर ला लें, सही है। इधर क्या आपका 2x², इधर x² वाला पद यहाँ पर है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में x² हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या -7x, इधर x वाला पद क्या है, इधर यही है आपका, बराबर की इधर आएगा तो इधर प्लस में इधर आए तो माइनस में 4x, ठीक। +3 है तो हम +3 को लिखते हैं, और इधर जो है अचर पद वाला यही है ना, -5 बराबर की इधर आया प्लस में 5 इक्वल टू, सब इधर आ गया तो उधर बचा आपका 0। 2x² में से 1x² यानी 2x² में से x² घटेगा, माइनस में ना, तो क्या बचेगा, x² बचेगा, x²। माइनस में 7x, माइनस में 4x, माइनस माइनस में माइनस चिन्ह लगाकर दोनों जुड़ जाएगा, 7 और 4 11x हो जाएगा, 11x, और प्लस में 3 प्लस में 5 दोनों को जोड़ लीजिए, 3 और 5 कितना होता है, 8 इक्वल टू 0। इसमें देखिए सबसे उच्चतम घात 2 है ना, सही है, सबसे अधिकतम घात तो इस समीकरण में 2 है, इसलिए क्या आपका द्विघात समीकरण है, यहाँ पर लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन जो है आपका पहले के 5वां था, पहले के 6ठे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम सब। पहले के क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है आपका, x² प्लस में 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके क्या बताना है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए सॉल्व करके हम पता करते हैं। क्या है आपका, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। ये क्या है आपका, x² है तो हम x² और प्लस 3x प्लस 1 है तो 1 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x - 2 का होल स्क्वायर है, यानी किस रूप में है, इस कौन फॉर्मूला लगेगा, यानी a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि a m b है, समझ लीजिए a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस में b² - 2ab होता है, यही फॉर्मूला होता है। पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर -2ab, तीनों का आपस में गुणा, यही होता है। तो इसी तरह इसको हम तोड़ लेंगे, पहले हम x का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर, फिर इस माइनस क्या होता है, फिर क्या होता है प्लस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह हो गया, फिर इस 2 का स्क्वायर होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो आपका जो है 2 स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 स्क्वायर हम कर लिए। फिर क्या होता है -2ab -2, ए की जगह क्या x और गुणे b की जगह क्या 2 है तो गुणे 2। चलिए सॉल्व करिए, ये आपका x² हो गया प्लस में 3x और प्लस 1 इक्वल टू, ये आपका x² और 4 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2x का गुणा 2x में हो जाएगा,
फिर माइनस 2x का गुणा 2 में करेंगे तो 4 माइनस में 4x माइनस में 4x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, अब एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि इधर आएगा माइनस में आएगा, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, ये तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि जब एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो एक्स स्क्वायर तो कट ही तो जाएगा। अब देखिए 3x और माइनस में x इधर लाइए तो 3x है प्लस में और माइनस में 4x इधर आएगा तो इधर आएगा तो प्लस में 4x हो जाएगा। और क्या आपका 1 है प्लस हम 1 और इधर क्या 4 बराबर इधर आया तो माइनस में 4 हो जाएगा, सब इधर आ गया इक्वल टू उधर बचा 0 शून्य बचा हुआ है। अब देखिए 3x 4x 7x हो जाएगा। ठीक, और प्लस में 1 और माइनस में 3 कौन 4 में से 1 को घटा दीजिए क्योंकि माइनस वाला बड़ा इससे कितना बड़ा है, 1 से -4 कितना बड़ा -3 तो बड़ा है इक्वल टू 0। ये क्या है आपका द्विघात समीकरण है? नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि इसमें जो है आपका सबसे बड़ी घात 2 नहीं है, ये जो है इसमें सबसे यानी x पर सबसे बड़ी घात क्या 1 ही तो है, 1 है। ये यहाँ पर x का पावर क्या 1 है, वो छुपा हुआ रहता है। और जिस समीकरण में सबसे बड़ी घात 2 होता है वही हमारा सिर्फ द्विघात बहुपद होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे यह द्विघात बहुपद नहीं है, अतः यह द्विघात बहुपद नहीं समीकरण कहना है। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0 लगा है, समीकरण नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का 6ठा था, पहले के 7वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले के 7वें नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन आपका, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x, फिर क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस में 1 है। इसको सॉल्व करके बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले देखिए कि आपका x प्लस 2 का होल क्यूब मतलब कि इसके a है b है, यानी a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है आपको। यहाँ पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, चूंकि आपको पता होना चाहिए a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, पहले तो a क्यूब होता है, फिर प्लस में ये क्या b है तो b क्यूब होता है, फॉर्मूला होता है। फिर क्या होता है प्लस में 3a स्क्वायर b होता है, फिर प्लस में 3ab स्क्वायर होता है, 3ab स्क्वायर होता है। यही होता है a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को याद करना जरूरी होता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में तो काम तो लगता है ना। सही है, चलिए अब इसको सॉल्व जब करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। समझ में आ रहा है आप सबको ना क्या करना है। पहले देखिए a का हमने u क्यूब किया यहाँ पर, इसी तरह इसके यानी पहले तो x का क्यूब होगा, x का क्यूब हो गया। ठीक, फिर क्या प्लस फिर इस 2 का क्यूब होगा और 2 का क्यूब होगा तो आप डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हैं, बट रहने दीजिए ऐसे 2 का क्यूब लिख लीजिए। सही है। ठीक है, फिर प्लस 3 है तो यानी यही 3 रहता है 3। उसके बाद a स्क्वायर, a की जगह क्या है x स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे गुणे में x स्क्वायर करेंगे। फिर क्या आपका b है तो गुणे में b की जगह क्या 2 है तो 2 हम रखेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है आपका प्लस है ना, प्लस फिर क्या आपका a प्लस चिन्ह तो प्लस, फिर 3 है, फिर a की जगह क्या a की जगह यहाँ पर x है तो गुणे में हम x, फिर b स्क्वायर, b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी गुणे में 2 का स्क्वायर भी करना है। ठीक है, चलिए इतना हो गया इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या 2x है तो हम 2x रख दिए। उसके बाद क्या कोष्टक में गुणा कर देना चाहिए था, 2x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे, 2x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा। सही है, फिर 2x का -1 में गुणा करेंगे तो -2x हो जाएगा। सही है ना। चलिए अब क्या करना है, दिखाई दे रहा है आप सबको। अब ये आपका x क्यूब रहेगा ही और ये प्लस अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा, यानी 2 गुणे 3 बार 2 का आपस में गुणा करेंगे। समझ पा रहे हैं ना। जैसे 2 का अगर क्यूब है इसका मतलब 2 गुणे 2 है, यानी 2 दूना 4 4 दूना 8 ही तो मिलेगा ना। सही, इस प्रकार यहाँ पर 8 लिख दिए। फिर प्लस 3 का x स्क्वायर में गुणा 3x स्क्वायर हो जाएगा तो 3x स्क्वायर का 2 में गुणा करेंगे 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस
3x का 3 का x में 3x हो जाएगा और 2 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, यानी 4 है समझ लीजिए, और ये 3x और 4 का गुणा 3x में करेंगे तो 12x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 12x हो गया इक्वल टू उधर क्या आपका 2x³ है और माइनस में 2x है, सही है। अब देखिए इधर क्या आपका x³ है तो हमने x³ को लिखा बराबर की उधर x³ वाला यही है, बराबर की इधर में लाएंगे तो माइनस में 2x³ हो जाएगा, सही है। अब क्या है आपका x² वाला, क्यूब के बाद स्क्वायर वाला आता है तो 6x² इधर है प्लस में 6x², इधर स्क्वायर वाला है नहीं तो रहने दीजिए, यहाँ पर 12x है प्लस में 12x वाला पद यहाँ पर है, बराबर की इधर आएगा प्लस में 2x हो जाएगा। अब अचर पद 8 ही है यहाँ पर, अब कुछ तो बचा नहीं, यानी प्लस में 8 बराबर की जो इधर है सब इधर आ गए तो एक उधर क्या बचा 0 इक्वल टू 0, सही है। अब देखिए x³ 2x³ यानी x³ 1 है या 2x के 2x³ है, अगर मान लीजिए x³ में से घटेगा, x³ में से 2x³ तो घटेगा नहीं, तो 2x³ में से हम x³ को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, ये मान लीजिए 2 आम है और 1 आम है, 2 आम में से 1 आम घटाएंगे 1 आम बचेगा, मतलब ये है कि आपका कि 2x³ में से अगर x³ घटाएंगे तो x³ बचेगा, x³ हमारा बचा, बट माइनस वाला बड़ा था इसलिए माइनस चिन्ह, ठीक। एक है आपका प्लस 6x² और एक है 12x और 2x आपका 14x हो जाएगा, ठीक है। एक है +8 तो +8 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे बचेगा आपका x³ माइनस में 6x² और जो माइनस में 14x और माइनस में 8 इक्वल टू 0, माइनस उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी बचेगा आपका x³, ठीक है, माइनस में 6x² माइनस में 14x माइनस में 8 इक्वल टू 0। क्या है आपका द्विघात समीकरण है? नहीं है, द्विघात समीकरण बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सबसे उच्चतम घात तो 3 पड़ा हुआ है, सबसे बड़ी घात तो 3 है इसमें, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पहले के 8वें नंबर क्वेश्चन पर। पहले के 8वें क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन आपका, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करके पता करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए आसानी से सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, x³ माइनस में 4x² और माइनस में x है और प्लस में 1 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x माइनस 2 का होल क्यूब, यानी ये जो x है a है माइनस यहाँ पर b है, यानी a माइनस b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो चूंकि यहाँ पर हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं, a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है जी, a क्यूब, ठीक है, a³ माइनस में a प्लस क्या होता है, माइनस में होता है आपका, माइनस में, हाँ ठीक है, माइनस 3a² होता है, फिर प्लस में 3ab² होता है, फिर माइनस में b² होता है। ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है, किसका, a माइनस b³ का। तो इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं हम मान को, पहले x का क्यूब यानी a का क्यूब किया, यानी x का क्यूब, ठीक, और क्या है -2 है और उसको छोड़िए, अभी क्या है 3a² यानी 3 और माइनस चिन्ह है तो माइनस 3a² यानी x का स्क्वायर गुणे में x² और गुणे में ये b है ना, b आपका क्या है 2 है तो 2 हो जाएगा, सही है। उसके बाद क्या है प्लस फिर 3 गुण a², 3a की जगह क्या है x है यानी गुणे में x², फिर नहीं 3a है ना, तो 3a की जगह x की क्या है, a की जगह x है तो हम x को रखें और गुणे b² है यहाँ पर, और b की जगह क्या 2 है तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है आपका माइनस में b² b³ रहेगा, सॉरी यहाँ पर b³ रहेगा कि स्क्वायर नहीं, b की जगह 2 है, -2 है
तो 2 का यहाँ पर क्यूब कर दीजिए। सही है, अब सॉल्व करिए आप। तो ये आपका एक्स क्यूब और ये माइनस में 4x², ये माइनस में x+1, ये आपका इक्वल टू एक्स क्यूब रहेगा। ठीक है, और ये देखिए 3 का x² में गुणा 3x² हो जाएगा, 3x² का 2 का और 2 में गुणा 6x² हो जाएगा, तो माइनस चिन्ह तो -6x²। ठीक, अब देखिए प्लस 3 का x में 3x और इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी 3x का 4 में गुणा करेंगे तो 4 × 12x प्लस में 12x। इसका देखिए 2 का अगर क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए बराबर के इधर एक्स क्यूब, बराबर के इधर एक्स क्यूब, चिन्ह समान है तो ये आसानी से कट गया। ठीक, इधर क्या -4x² माइनस में 4x², x² वाला पद इधर है, बराबर नहीं है, कटेगा नहीं, इसको इधर लाइए, इधर लाएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 6x²। अब यहाँ पर क्या है -x तो -x, x वाला पद इधर क्या है 12x है, तो 12x को इधर लाएंगे तो माइनस में 12x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 1 है, इधर कटेगा नहीं, तो +1 को लिखिए और 8 को इधर लाएंगे बराबर के, तो प्लस में 8 हो जाएगा। अब इक्वल टू उधर सब बचा 0, क्योंकि सब इधर आ गया। ठीक है, चलिए 4x² है, यहाँ पर 6x², यानी 6x² में से 4x² घटाएंगे माइनस में ना, तो 2x² बचेगा। ठीक, -x और -12x, माइनस में 13x हो जाएगा, और +1 और 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इक्वल टू 0। और ये क्या है आपका सबसे उच्चतम घात, इसमें 2 है, आप देख सकते हैं 2x² सबसे बड़ी घात 2 है, यानी ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो अतः हम यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण, सॉरी बहुपद बार बार कह रहे हैं, द्विघात समीकरण है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम सब चलते हैं। प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं। बेहतर क्वेश्चन है आपका और ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन आपका, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, ये चारों क्वेश्चन दूसरे में ही है। यानी जो क्वेश्चन दिया है उसको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ और सिर्फ निरूपित करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। और पहले के जो ये 8 क्वेश्चन थे तो हम सब कर लिए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हमने लिख भी दिए हैं, देखिए क्या है, वही है, निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरे का जो पहला है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है आपका, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक आयताकार है जो भूखंड है, उसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई, या मतलब कि क्षेत्रफल की लंबाई, शायद क्वेश्चन हमने वही क्षेत्र ही लिखा, मतलब क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, इसी से बनेगा आपका, उसके 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई नहीं ज्ञात करना रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है। चलिए एक इसको अब हम हल करते हैं, बहुत ही आसानी से हम सब हल करेंगे, बहुत ही बेहतर प्रश्न है। एक बार फिर ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो हम बना लेते हैं एक आयताकार भूखंड। ये जो है हमने क्या कर लिया, बना लिया। आयताकार भूखंड है हमारा, इसका जो क्षेत्रफल टोटल दिया है, इसका पूरा एरिया का जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है, मीटर स्क्वायर है। और क्या कहा, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम चौड़ाई मान लेंगे, तो लंबाई जो है 2 गुने से 1 अधिक है, तो हम चौड़ाई मान लेते हैं। आयताकार जो भूखंड है इसका चौड़ाई मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना चौड़ाई किसका, आयताकार जो ये भूखंड है इसी का चौड़ाई हम मान रहे हैं। चौड़ाई क्या मान लेते हैं, x मीटर। ठीक है, x मीटर मान लेते हैं। अगर चौड़ाई हम x मीटर मान लेते हैं तो ये कहाँ, यहाँ पर कहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई जो है मीटरों में, मतलब लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो अगर चौड़ाई अगर x हमने माना है
तो लंबाई कितना होगा, इसके 2 गुने से, यानी x हमने माना इसका 2 गुना क्या होगा, 2x होगा। 2x 2 गुने से 1 अधिक है, यानी +1, 1 अधिक है, हो गया, लंबाई हमारा मिल गया। ठीक, अब देखिए हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हम कैसे बनाएंगे, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए कहा। अब कहा था हमारा एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना, तो हम लिखते हैं, क्योंकि हम एक आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल को हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। तो फॉर्मूला आप लगा दीजिए यहाँ से, आयताकार भूखंड आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में क्या होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई चौड़ाई हमें पता चल गया है। तो आयताकार भूखंड का टोटल क्षेत्रफल हमारा 528 दिया है, तो हम 528 रख लेते हैं। 528 इक्वल टू, ये लंबाई हमारा क्या है, लंबाई हमारा जो है 2x प्लस में 1 है, और गुणे में चौड़ाई हमारा x है, तो x। अब देखिए 528 इक्वल टू, इसका गुणा करिए, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर इसका अंदर गुणा करिए प्लस x हो जाएगा, x का 1 में होगा वो x हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, इसको सीधा लिख लीजिए, आप सीधा लिख लीजिए, मतलब कि जो है 2x स्क्वायर को सीधा, मतलब इसको हम 2x स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, और प्लस x है तो x, और इक्वल टू जो है ये 528 है, जब बराबर के इधर दिखा रहा है तो बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, माइनस में 528 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। समझ गए कि नहीं, ये जो है इसको सिर्फ और सिर्फ सीधा कर दिए हैं, 528 के बराबर के इधर भेजे, माइनस में गया, मतलब इधर बचा आपका 0, इसको सीधा लिख दिए। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका दूसरे का पहला था, दूसरे के दूसरे पर चलते हैं हम सब। दूसरे के दूसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को आप। क्या है आपका क्वेश्चन, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। बेहतर क्वेश्चन है। पहले कह दिया कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो पहले 2 क्रमागत जब भी धनात्मक हम मानते हैं तो पहला क्रमागत जो है धनात्मक पूर्णांक क्या मानते हैं, x। फिर दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मानते हैं, x प्लस 1। अगर तीसरा भी कहा रहता तो तीसरा हम क्या मानते हैं, तीसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानते हैं x प्लस 3। ये जो होता है तरीका होता है मानने का, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही मानकर चल, जब भी कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो आपको एक x और एक x प्लस 1 मानना पड़ता है। जब कहता है 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो आपको एक x पहला और दूसरा x प्लस 1 और तीसरा का x प्लस 2 मानना पड़ता है। सही है, तो चलिए इसी तरीके इसको मानकर चलेंगे ना। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। कहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हम पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं x मान लिया, और दूसरा जो है दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं x प्लस 1। सही है। अब देखिए करना क्या आपको, कहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इन दोनों का गुणनफल 306 है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल 306 है, यानी x गुणे में x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 306 है। सही है। क्या करिए, सॉल्व करिए। x का गुणा इसमें करेंगे x स्क्वायर हो गया, x का गुणा प्लस 1 में x हो गया इक्वल टू 306 हो गया। 306 को इधर लाइए, x स्क्वायर प्लस में x,
ठीक है, माइनस में 306 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित और हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेहतर क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे के तीसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ओके, दूसरे के तीसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु, ध्यान दीजिए यहाँ पर, उनकी आयु वर्षों में जो है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से यानी 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है क्या करना है, इसका आपको द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है ना। चलिए आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिखेंगे और जो हमसे ज्ञात करने के लिए कहा वही हम मान लेते हैं, यानी रोहन की वर्तमान आयु मानेंगे। यही हमसे ज्ञात करने के लिए कहा, हमने यहाँ पर लिखा माना। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु, हमने रोहन का वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष। x वर्ष सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर रोहन की वर्तमान आयु हमने x वर्ष माना तो यहाँ पर पढ़िए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की माँ वर्तमान में उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा, x + 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रोहन की माँ, रोहन की माँ का वर्तमान आयु जो होगा क्या होगा, वो इसके, यानी रोहन के वर्तमान आयु से 26 वर्ष बड़ी है तो उसकी माँ का वर्तमान आयु क्या होगा, x + 26 वर्ष होगा। ठीक, समझ गए। अब चलिए, अब कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष पश्चात जाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु, मान लीजिए रोहन की आयु अभी x वर्ष है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, x + 3 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है। मान लीजिए अभी आप 16 साल के होंगे तो 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद कितने होंगे, 16 × 3 = 19 हो जाएंगे। सही है। उसी तरीके से रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात उसकी वर्तमान आयु, उसकी आयु क्या हो जाएगी, x + 3, यानी x में 3 जोड़ देंगे उतनी ही हो जाएगी। सही है। और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ का आयु, रोहन की माँ का 3 वर्ष पश्चात आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु क्या है, x + 26 वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, 3 वर्ष पश्चात जो होगा x + 26 है और 3 वर्ष पश्चात जो है इसमें +3 जोड़ देंगे, 3 जोड़ दिए तो टोटल क्या हो जाएगा आपका x + 26 × 3 = 29 वर्ष, 29 हो जाएगा। ये हो गया 3 वर्ष पश्चात की आयु। ठीक है, ये हो गया जो है 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और ये रोहन की माँ की आयु। और कहा था उनकी आयु वर्षों का जो है गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो यहाँ से हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार कह रहा है क्वेश्चन कि 3 वर्ष बाद जो है रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल जो है 360 हो जाएगा। ये रोहन का आयु है, रोहन की माँ की आयु है 3 वर्ष बाद का। ठीक है, और इन दोनों का गुणनफल कह रहा है कि 360 हो जाएगा। तो देख लेते हैं, चलिए। ये रोहन का आयु x + 3 और रोहन की माँ की आयु x + 29, इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 360। सही है, 360 हो जाएगा। अब चलिए सॉल्व करिए, इसी से मिल जाएगा आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, x का गुणा x में करेंगे तो x² हो जाएगा और x का गुणा 29 में करेंगे +29x हो जाएगा। फिर 3 का गुणा x में +3x हो जाएगा। फिर 3 का गुणा 29 में अगर हम करते हैं तो 87 ही तो मिलेगा ना। तो प्लस में ये भी +87 हो जाएगा।
इक्वल टू क्या 360 360 को इधर लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस में 29x क्यों लिख रहे हैं भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस में 3x और जो है ये प्लस में 87 है, 87 इधर आएगा तो माइनस में नहीं दिखाई दे रहा है, माइनस में जो है 360 हो जाएगा और इक्वल टू उधर बचेगा आप 0। सही है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x जोड़ेंगे तो 32x होगा, 32x हो गया और 87 प्लस में माइनस में 360 यानी माइनस वाला बड़ा है, तो कितना बड़ा है 360 में से अगर 87 घटा देंगे पता चल जाएगा तो आपका 273 मिलेगा, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाइए क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस 273 हो जाएगा इक्वल टू 0 और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो चुका, यही तो होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सब चलते हैं दूसरे के चौथे नंबर क्वेश्चन पर और वही क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 4.1 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ओके, दूसरे के चौथे नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा। तो ठीक है, देख लीजिए पीडीएफ आपका जो है इस नंबर पर 90 26 20 66 20 पर व्हाट्सएप करिएगा कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, वहाँ आपको टेलीग्राम का चैनल दिया चैनल का लिंक दिया जाएगा और कुछ जो है कंडीशन है आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा व्हाट्सएप पर ही। ठीक है, वहाँ से आप समझ जाएंगे, अगर आपको ज्वाइन करना रहेगा तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नहीं करना रहेगा कोई दिक्कत नहीं। और पीडीएफ रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है, अगर आपके पास पीडीएफ है तब आपकी जो है एग्ज़ाम नज़दीक आ जाती है, उस समय बहुत ही हेल्प मिलता है। एक एक क्वेश्चन को वीडियो देखकर तैयारी नहीं कर पाएंगे, पीडीएफ रहेगा तुरंत तैयारी कर लेंगे। चलिए ठीक है, हमने आपको बता दिया पीडीएफ कहाँ मिलेगा। आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है कि हमें सर पीडीएफ चाहिए, आपको जो है वहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड कैसे कराया जाएगा वहाँ पर बात भी कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है क्वेश्चन आपका, एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी जो है 180 किलोमीटर की दूरी जो है समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम होती तो उसी दूरी मतलब 480 किलोमीटर की दूरी को जो है वह 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन में आपको रेलगाड़ी की चाल नहीं ज्ञात करना है, बट इसको मानकर हम चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, हल करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे हल और यहाँ पर हम मानेंगे, माना सबसे पहले हम मानेंगे रेलगाड़ी की चाल, मानेंगे रेल गाड़ी की चाल। हमने रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं यक्स, रेलगाड़ी की चाल हम क्या मान लेते हैं यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया रेलगाड़ी की चाल। अगर रेलगाड़ी की चाल नहीं मान लिया और दूरी कितना दिया हुआ है आपका, दूरी 480 किलोमीटर दूरी जो है आपका कितना दिया है 480 किलोमीटर और चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। ठीक है, बेहतर है। अब शर्त फर्स्ट को देखिए, आप सोचेंगे आप शर्त भाई फर्स्ट कहाँ है, तो शर्त फर्स्ट पर ध्यान दीजिए। आप कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब समय कितना लगता है और समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, समय इक्वल टू क्या होता है दूरी बटे में क्या होता है चाल, यही होता है ना। ये जो होगा आपका T1 निकलेगा शर्त फर्स्ट से। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल, और समान चाल हमने x माना है कि नहीं माना है, x किलोमीटर प्रति घंटा समान चाल माना है, तो दूरी तय करती है तो मतलब समय कितना लगता है यानी T1 कितना लगता है, तो T1 इक्वल टू दूरी क्या है आपका, दूरी 480 है तो 480 और बटे में चाल क्या है x है तो x, ये आपका T1 हो गया। इसी प्रकार शर्त 2 पर ध्यान दीजिए आप। शर्त 2 जो कह रहा है, क्या कह रहा है, शर्त 2 जो है आप कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती
तो इसकी चाल जो है यानी समय बराबर हम सब जानते हैं कि क्या होता है, दूरी बटे में क्या होता है, चाल होता है। और इसका चाल कम हो रहा है शर्त 2 में, तो T2 क्या मिलेगा, T2 इक्वल टू दूरी तो आपकी वही रहेगी 480 किलोमीटर ही, ठीक है 480 किलोमीटर ही, बट इसकी चाल जो है इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जा रही है। यानी रेलगाड़ी की चाल समान चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा माना था, बट शर्त 2 में कह रहा है इसका चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दीजिए, तो x माइनस में 8 करेंगे, कम हो गया इसका चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, तो उसको जो उसी दूरी को तय करने में कितना लगेगा, 3 घंटा अधिक लगेगा। मतलब प्रश्नानुसार आपसे हम कह रहे हैं, जैसे अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्न से चलिए, मतलब कि T2 जो है आपका, T2 जो बाद में वही जो है रेलगाड़ी अगर जाती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो वो जो है उसको 3 घंटा अधिक समय लगता है। कितना लगता है, जैसे कि अगर मान लीजिए हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं, मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, वो जो है 480 किलोमीटर की जो दूरी है समझिएगा, तो T1 हम ज्ञात करते हैं, 480 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, ठीक है। और T2 दूसरा बार जो है उसी को जो है 8 किलोमीटर कुछ भी कम कर दें तो उसको जो है 3 घंटा अधिक ले रहा है, 13 घंटा लग जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो है अगर 13 में से यानी T2 में से मतलब कि ये T2 में से T1 को घटाएंगे तो इक्वल टू 3 तो मिलेगा। इसी प्रकार प्रश्न से मतलब कि T2 माइनस T1 कर देते हैं, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना लग रहा है, 3 घंटे अधिक लग रहा है, तो 3 घंटे अधिक लग रहा है, ठीक है। इसको बराबर करना, जैसे कि T1 को उधर भेज दीजिए तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब ये अधिक ले रहा होगा, इससे पता चल जा रहा है, ठीक है। यानी T2 जो है अधिक ले रहा है। अब यहाँ पर आप मान रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब भी क्या है आपका, हाँ T1 का मान जो है, T2 का मान क्या है आपका 480 बटा में x माइनस 8 है, माइनस T1 का मान जो है 480 बटा में क्या है x है इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करिए। अब क्या करना आपको, अगर कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन लेंगे, हाँ ले लीजिए, 480 को ही कॉमन ले लीजिए, 480 हमने कॉमन ले लिया, ठीक। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, 480 कॉमन ले लिया, बचा आपका यहाँ पर 1 और नीचे बचा x माइनस 8, माइनस यहाँ से 480 कॉमन 1 बचा नीचे x इक्वल टू 3। अब 480 को 3 के तरफ भेज दीजिए, इधर आपका 1/x माइनस 8 होगा, माइनस में 1/x हो जाएगा, उसको उधर भेजेंगे तो इक्वल टू 3/480 हो जाएगा, सही है। 3 करिए गुणा, ठीक है। देखिए इसका गुणा इधर करेंगे तो x मिल जाएगा, इसका गुणा टोटल 1 में करेंगे, नहीं दिखाई दे रहा है, अब तो दिखाई दे रहा है। x माइनस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, इसका टोटल का गुणा इसमें करेंगे तो x माइनस 8 तो ही मिलेगा, और बटी में क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, यानी x माइनस में 8 और x है तो x लिखिए इक्वल टू, इधर क्या 3 बटा 480 यहाँ से कट जाएगा, 3 एक नम 3 और 3 एक नम 3 काट सकते हैं, और 3 से 160 बार में कट जाएगा, तो 3 एक नम 3 और बचा जो है 8, 3 6 के 18, 0 तो 0 सही है। अब देखिए ये आपका बचा आपका x, 3 गुणा भी करना है, ये बचा आपका x और माइनस का इधर माइनस प्लस में गुणा माइनस x, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा बटे, इसका देखिए इधर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इधर को इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 8x हो जाएगा इक्वल टू 1/160। एक पेज ही लेना पड़ेगा क्या, कि इधर ही सॉल्व कर दे, एक पेज ले लेते हैं बेहतर रहेगा, ठीक है। पेज नहीं है क्या हमारे पास, 1 सेकेंड नहीं है, 1 सेकेंड मिल जाएगा, नहीं मिलेगा क्या दिक्कत है, 1 ठीक है। 3 करिए गुणा, कैसे करेंगे,
पहले यहाँ पर देख लीजिए क्या बचेगा आपका, दिखाई दे रहा, इसे x प्लस में x माइनस में कट गया, ठीक है। इधर बचा आपका 8 और बटे में x स्क्वायर और माइनस में 8x, ठीक है, इक्वल टू 1/160। चलिए गुणा करिए इसका गुणा इधर करेंगे, x स्क्वायर माइनस 8 का 1 में, तो आपका x स्क्वायर माइनस 8x मिलेगा ही, इक्वल टू 160 का गुणा x में करेंगे तो 0 तो 0 हो जाएगा। 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे 128 होता है, यानी 128 और एक 0 तो 0, 1280 मिला। 1280 को इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस में 8x और इधर आएगा तो माइनस में ही मिल जाएगा 1280 इक्वल टू 0, और ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन थे आपके सभी क्वेश्चन प्रश्नावली 4.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम सब सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बट आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक लाइक करके जाइए, जिससे हमें सपोर्ट मिलता है कि हमारे बच्चे जो है हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए और मेहनत और बेहतर तरीके से किया जाए और सब्जेक्टों की तैयारी कराया जाए और बेहतरीन तरीके से एक एक प्रश्न को जो है सॉल्व किया जाए, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, प्रश्नावली 4.2 के साथ मिलेंगे। और जो है सपोर्ट करिए, आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करिएगा, और इस वीडियो पे एक एक लाइक करके जरूर जाइएगा, ओके। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, हम सब प्रश्नावली 4.2 के साथ मिलेंगे, ओके।